नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, गुलाम नबी आजाद हो चुके हैं कांग्रेस से। और सिर्फ आजाद ही नहीं हुए, कई सनसनीखेज इल्जाम भी उन्होंने लगाए। दरअसल 5 पन्नों का उन्होंने इस्तीफा भेजा है सोनिया गांधी को और उसमें हैरान कर देने वाले खुलासे उन्होंने किए। उन्होंने कहा कि पार्टी में हमारा पद और जो हमारा रुतबा था उसे घटाया गया है। साथ ही ये भी कहा कि जो अहम फैसले हैं वो जीत ही नहीं लेती थी, बल्कि वो तो रिमोट कंट्रोल से लिए जाते थे। और वो भी कौन ले रहा था? राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड्स और पीए ले रहे थे अहम फैसला। सिलसिलेवार तरीके से पहले तो उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो उनका जुड़ाव था वो दशकों पुराना था, पार्टी के लिए उन्होंने क्या कुछ किया, पहले इस बात का जिक्र किया और फिर धीरे धीरे उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जब से पार्टी में राहुल गांधी को पद मिला और उनका कद बढ़ा, उसके बाद से ही कांग्रेस का बंटा धार हो गया। उसके बाद किस तरीके से पार्टी की मुसीबतें बढ़ी और खास तौर पर जो वरिष्ठ नेता थे उनके लिए विकल्प खत्म कर दिए गए, ये उन्होंने बताया। कॉटरी का वो लगातार जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे एक तरह का कॉकस बन गया था। कुछ चेहरे थे जिन पर दाव लगाया जा रहा था, जो वरिष्ठ चेहरे थे उन्हें लगातार बेइज्जत किया जा रहा था, उन्हें दरकिनार किया जा रहा था। इस तरह के हालात बने जा रहे थे। अजय माकन क्या कह रहे हैं, सीधे चलते हैं। और कांग्रेस पार्टी के अंदर और प्रशासन में, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित भी किया। लेकिन ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल की राष्ट्रीय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है और 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा, जो कि महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है। हम लोगों ने 29 तारीख को 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं। 5 सितंबर को 32 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश में इसके लिए रखे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। हम ये उम्मीद करते थे कि यह लड़ाई जो जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, महंगाई के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज़ है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज़ और जनता की आवाज़ के को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज़ के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। इतना ही हम लोग आज इसके ऊपर कहना चाहेंगे। अब जयराम रमेश जी इसके ऊपर प्रतिक्रिया करेंगे। शुक्रिया अजय। We have read the letter of very senior veteran Congress leader Shri Ghulam Nabi Azad ji that has been released to the media. पहले था या जो एतबार इन पे था वो नहीं था, कुछ हो सकता है ऐसा, मैं समझता हूँ। इसके सिवा मैं कुछ जानता नहीं हूँ कि मैंने आज़ाद साहब से बात की नहीं। मुझे आज़ाद साहब के मन की बात पता नहीं है, आगे क्या करें ये भी पता नहीं। कांग्रेस के लिए एक डैमेज है ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस को एक धक्का लगा तब से ही, जब से वो 32 लोगों ने वो चिट्ठी लिखी तब से ही धक्का लगा है, ऐसी बात नहीं है। मगर पहले भी धक्का लगा है। अगर आपको याद होगा मिसेस इंदिरा गांधी के वक्त में जब मोरारजी भाई चले गए, मोरारजी भाई बहुत कदावर लीडर थे और संघर्ष में हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे बड़ा रोल उनका भी है। मगर कांग्रेस मरी नहीं, कांग्रेस बढ़ती गई, चलती गई और मैं समझता हूँ आज भी इन्हें जिन्होंने छोड़ रखा है इनको फिर से सोचना चाहिए और कांग्रेस की लीडरशिप को ये सोचना चाहिए
कि इन कदावर लीडरों को कैसे वापस ला सकें, इनसे बात करें, इनकी दिलों की बात को सुनने की कोशिश करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। वैसे ही कांग्रेस को चैलेंजेस है, अब मेरे ख्याल से और भी ज्यादा है। बहुत चैलेंजेस हैं, ऐसी बात नहीं, मुल्क को चैलेंजेस है और मुल्क को एक स्ट्रांग अपोजिशन की ज़रूरत है। खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि एक अपोजिशन ज़रूरी है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, और कांग्रेस वो जमात है जो अपोजिशन दे सकती है। Today I remember the words of Umar Abdullah when Devinder Rana left the party. Umar Abdullah says in politics there are no permanent enemies or friends, only interests. I think today Azad Sahab. जी, you are quite right. It is tragedy. It is the truth. There are no permanent friends and there are no permanent enemies, and it's only interests that are there. And I think here, when we say this thing, therefore the doors must not be closed by the Congress. Congress party must keep its doors open so that they can get these people back. They are pillars of Congress. और सीधे रुख करते हैं, कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे चलते हैं। The महंगाई पर हल्ला बोल rally will be a success, and every congressman and congresswoman wants to be a Bharat Yatri, wants to walk along with Shri Rahul Gandhi ji on this 3,500 kilometer long Bharat Jodo Yatra. It's most unfortunate, most regrettable that at this point of time we have had to read this letter that has been released to the press. That's all we want to say for the moment. Tomorrow Ajay Makanji will address today's scheduled press conference on the liquor policy of the Delhi government. Thank you. कर रही थी, लेकिन मुद्दा बदल गया है, इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कल होगी। लेकिन आज कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया, ये कहा कि हताशा वाली बात है, कैसे वक्त पर वो इस्तीफा दे देते हैं जब ये मुश्किल घड़ी है। अभी कांग्रेस पूरे देश को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अजय कुमार, भारत 24 के मैनेजिंग एडिटर, मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस अब बचने की कोशिश कर रही है, ये कह रही है कि ऐसे वक्त पर इस्तीफा आया जब भारत जोड़ने की कवायद में जुट गई है पार्टी। लेकिन इसी बात को तो जिक्र किया था, इसी बात का जिक्र किया था अपने इस्तीफे में। उन्होंने तो ये कहा था कि इनको पहले कांग्रेस जोड़ना है, उसके बाद ये जाएं और देश को जोड़ें। बिल्कुल कविता, जिस तरह से कांग्रेस के पास अभी मुंह दिखाने लायक कोई रास्ता नहीं बचा है, ये प्रदर्शित करता है कि आज कांग्रेस बैंकरप्सी के कगार पर आकर खड़ी हो गई है। और वो इसलिए क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस की पूरी कलई खोल कर रख दी है अपने 5 पन्नों की चिट्ठी में। उनकी जो चिट्ठी है ये अपने आप में बताती है कि आज केंद्रीय नेतृत्व पर कितने बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। भारत 24 ने इस बात को कांग्रेस की समीक्षा करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर आज अध्यक्ष पद को लेकर गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आता और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए राहुल गांधी सामने नहीं आते, तो जो संज्ञा उनके बारे में दी जाती है वो संज्ञा अचूक बैठती है, द रिलक्टेंट प्रिंस। एक युवराज है जिनके पास संभालने के लिए पूरा साम्राज्य है, सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन युवराज साहब के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि ना वो अपने साम्राज्य को संभाल सके और अपनी पार्टी को संभाल सके। गुलाम नबी आज़ाद ने बिना लाग लपेट के अपनी चिट्ठी में स्पष्ट तौर से लिखा है कि बीते 8 सालों से कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र न के बराबर है। एक कोटरी है जो पूरे कांग्रेस पार्टी का संचालन कर रही है। राहुल गांधी अपारंपरिक तरीके से अपनी बातों को सामने रखते हैं। ही इज एब्सेंट एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दिस इज व्हाट ही इज रिटन। यह बताता है कि आज राहुल गांधी के लेकर कितनी बड़ी नाराजगी वरिष्ठ नेताओं में है। G23 के बारे में उन्होंने स्पष्ट तौर से लिखा है कि एक ऐसा समूह है जो कि कांग्रेस के मूल और कांग्रेस के उसूलों को लेकर चलने की बात करता रहा है। जिन रिफॉर्म्स की कांग्रेस बात करती रही है 1993 से, उन रिफॉर्म्स के बारे में आज तक कभी चर्चा नहीं की गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि जिन रिफॉर्म्स पर लगातार हर चिंतन शिविर में बात होती रही है, उन रिफॉर्म्स को अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन 2014 से लेकर अभी तक ऐसा कभी कुछ नहीं हो पाया और बीते 8 सालों में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो कि ओहदे पर नहीं है। अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर अगर सोनिया गांधी हैं तो उनके मातहत राहुल गांधी सारे फैसले ले रहे हैं, लेकिन वो खुद फैसले लेने के लिए उसकी जिम्मेदारी के लिए उपलब्ध नहीं है। उनके फैसले, उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो बड़े ही गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि उनके पीए या फिर उनके सिक्योरिटी गार्ड
इस तरह की बातें कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस पर। अब आ जाओ भैया, मुझे वो दे दो। अच्छा ठीक है, ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। ले लो। अजय जी, बहुत अहम बात आपने कही कि इधर तो भारत जोड़ो की तैयारी थी और जिस तरह के गंभीर इल्जाम लगाए, ये कहा है कि पार्टी के जो दुर्दिन है वो 2013 में शुरू हो गए थे जब राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश किया, ये कहा कि 2 लोकसभा चुनाव इनके नेतृत्व में पार्टी हारी है, 39 विधानसभा चुनाव हारी है, पार्टी के भीतर लोकतंत्र नहीं है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला खुलासा तो ये किया कि पार्टी में जो बहुत बड़े बड़े फैसले हैं वो राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड्स कर रहे हैं, पीए कर रहे हैं। देखिए, ये बातें अपने आप में बताती हैं। हम देखिए, गुपचुप तरीके से जब भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से हमारी बातचीत होती है, खास कर कई ऐसे नेता हैं जिनसे व्यक्तिगत तौर पर जब बात होती है तो सीधे कहते हैं कि राहुल गांधी अगर आज कांग्रेस पार्टी की कमान सही तरीके से संभाल लें तो पार्टी को पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ी मुश्किल नहीं आएगी। जमीन पर कार्यकर्ता हैं, लेकिन उन्हें नेतृत्व चाहिए। लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक आवाज़ चाहिए, एक नेतृत्व चाहिए, एक चेहरा चाहिए। राहुल गांधी ये सब बन सकते थे, लेकिन जिस तरह से एब्सेंटी प्रेसिडेंट के तौर पर वो काम करने की कोशिश करते रहे, जब वो अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के उस वक्त, या फिर उसके बाद जब उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया 2019 में, ये कहते हुए कि लोकसभा के चुनावों में हार की जिम्मेदारी वो अपने कंधों पर लेते हैं और किसी भी कांग्रेस के अध्यक्ष को अब गांधी परिवार का नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ कांग्रेस ने उसके बाद से लेकर अभी तक किसी अध्यक्ष को देखा नहीं। गुलाम नबी आजाद इस बात पर भी अपनी बात सामने रख रहे हैं कि अगर किसी और व्यक्ति को अध्यक्ष बना भी दिया गया तो कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म है, और अगर कोई और व्यक्ति अध्यक्ष बन भी जाता है, ऐसी सूरत में उसकी कुछ चलेगी नहीं, वो सिर्फ एक टाइटलर प्रिंस के तौर पर होगा। ये तमाम बातें बताती हैं कि आज जिस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने का दम भरने की बात हमेशा की है, जिसने अपने आप को सेक्युलर पार्टी के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जो आंतरिक लोकतंत्र को भी बढ़ चढ़कर बाहर प्रदर्शित करती रही है, उसके भीतर आंतरिक लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है। अगर ये सारी बातें गुलाम नबी आजाद अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो कि सोनिया गांधी के विश्वास पात्र रहे, जो कि राजीव गांधी के विश्वास पात्र रहे, जिन्होंने कांग्रेस की नैया उस समय संभाली जब कांग्रेस को मजबूत कंधों की जरूरत थी, और उसके बावजूद उस व्यक्ति के भीतर से इस तरह का अगर आगाह निकलता है तो बहुत बड़ी बात है। फिर लौटती हूं आपके पास जी। विरोधी पक्ष का भी एक रोल रहता है, लेकिन विरोधी पक्ष का एक ही काम है कि हर वो पॉलिसी उसको जो है, जो सही है या कैसी भी है, उसका आधारहीन उसका विरोध करना और व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है लांछन लगाना बिना आधार के। हमने जम्मू कश्मीर में इनको देखा, जब 370 टूटा, 35 ए गया, और जिस तरीके से पूर्ण विलय हुआ, और जो पूर्ण विलय जब हुआ है, और शायद कभी कांग्रेस के एजेंडे पर यह रहता था, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी कोई भी संस्था है, कल देखिए इलेक्शन कमीशन का वहाँ पर अभी चल रहा था, वो एक बात खड़ी हुई पे, जो नए वोटर बनने की बात शुरू हुई, अननेसेसरली बिना कारण के उसको एक जो इशू बना दिया। और कांग्रेस के वो लोग जिनको ये आगे आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरे तीसरे दर्जे के लोग जिनका कोई आधार नहीं है, उनको जो जाके PAGD, वो जो अलगाववादी जो है सोच के लोग हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PD के साथ कंधे से कंधा मिला के बैठ के, और जो है भारत की जो इंटीग्रेशन है जम्मू कश्मीरी भारत के साथ, उसके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनल लाइंस के ऊपर। तो ये कांग्रेस है, इस कांग्रेस में थोड़ा भी रिस्पेक्ट किसी व्यक्ति का होगा, नेता का, वो कभी वहां टिक नहीं सकता है। अन्य नेताओं को कांग्रेस पार्टी में प्रताड़ित किया जाता है। जिन गुलाम नबी आजाद साहब ने अपना खून पसीना लगाकर दशकों तक मेहनत करके न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया, उन्हीं गुलाम नबी आजाद साहब को मजबूर किया गया कि वो त्याग पत्र दें। गुलाम नबी आजाद साहब लगभग पिछले 2-3 वर्षों से जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, बार बार उनको अपमानित किया जा रहा था, बार बार श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों द्वारा जो उनको इंसल्ट किया जा रहा था, उससे दुखी होकर श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया है। और हकीकत है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आम जनमानस की कहीं कोई जगह नहीं है। वहाँ सिर्फ नेहरू गांधी खानदान में जो पैदा होता है
उसी की कांग्रेस पार्टी है। श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब के कद के बड़े नेता का कांग्रेस ने ये हाल किया है, तो वहाँ अन्य जो नेता हैं या छोटे स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनका क्या हाल होता होगा, वो तो आप सोच भी नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी जो है वो डूबता हुआ जहाज थी और गुलाम नबी आज़ाद साहब के त्याग पत्र के बाद ये कांग्रेस अब पूरी तरीके से डूब चुका जहाज है। डूबता हुआ टाइटैनिक तक कह दिया है। इससे पहले अजय जी हमने देखा था कल किस तरीके से जयवीर शेरगिल जो है वो सामने आए थे और उन्होंने जो है प्रवक्ता पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने भी कई गंभीर इल्जाम लगाए थे। अब गुलाम नबी आजाद 2024 का मिशन बाकी है, भारत जोड़ो यात्रा बाकी है और इन सब के बीच पार्टी के भीतर की जो स्थिति है उससे लग रहा है आने वाले वक्त में ग्रैंड ओल्ड पार्टी के सामने और ज्यादा कड़ी चुनौतियां पेश आ सकती हैं। बिल्कुल कविता, इसमें कोई शक नहीं है कि अब कांग्रेस पार्टी के सामने संकट के बादल बहुत घने और गहरे मंडरा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इस पर भी हमें विचार करना चाहिए कि गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आज़ाद की खुद की व्यक्तिगत दिशा कहां और किस तरफ जाती दिखाई देगी। मैं इस मौके पर अदिति नागर, हमारी जो संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हैं, उनको भी साथ ले रहा हूं। अदिति, मैं एक कोट पढ़ रहा हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 फरवरी में गुलाम नबी आज़ाद की विदाई के समय कहा था। उन्होंने कहा था कि एक मित्र के रूप में मैं गुलाम नबी आज़ाद जी का घटनाओं और अनुभव के आधार पर आदर करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सभ्यता, उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए उनकी कामना उन्हें कभी चैन से बैठने नहीं देगी। मुझे विश्वास है कि वो आने वाले दिनों में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में जिस बात का संकेत दिया था, मुझे लगता है कि आज वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। कश्मीर की राजनीति में कितना बड़ा भूचाल है ये, अदिति? बिल्कुल, इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है अजय सर। पहला तो कि हो सकता है, देखिए राजनीति है, चेस का गेम जैसे होती है, और भारतीय जनता पार्टी आज जिस स्ट्रैटेजी पे चल रही है उसे पता है किस समय कौन से मोहरे कहां पर चलने हैं और किस समय किस व्यक्ति कौन किस मानसिक मेंटल स्थिति में है या मनोस्थिति में है, उस समय क्या कहना है। ये जो बयान नरेंद्र मोदी द्वारा गया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, वो उनके दिल को जाहिर तौर पे तब भी छुआ होगा और दिल के तार लगातार बजते रहे होंगे ये कोट जब जब वो पढ़ते रहे होंगे। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा जरूर आज दिया है, लेकिन मन वो बहुत पहले से मना चुके थे। अब बात है कि अगले मार्च में जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं और एक तरफ G23 है, एक तरफ शंकर सिंह वाघेला है जो 2 दिन पहले गुलाम नबी आजाद से मिले। तो इसके दो संकेत हैं। पहला, क्या कोई एक अलग तरीके की कांग्रेस बनने जा रही है। दूसरा, केवल जम्मू कश्मीर के लिहाज से, जम्मू कश्मीर में 370-35 से हटाने के बाद और चुनाव तक के सफर में भारतीय जनता पार्टी, और संयोग इतना बड़ा है कि आज जहां पर पहली बार डीलिमिटेशन की जो बैठक हुई थी उसके बाद पहली कोर ग्रुप की मीटिंग हो रही है। मार्च अप्रैल में चुनाव की तरफ भारतीय जनता पार्टी जा रही है और एनसी के साथ जो बिहाइंड चीजें जो लगातार चल रही हैं, महबूबा मुफ्ती साइड में चल रही है, उस पूरे सिनेरियो में गुलाम नबी आजाद अगर फर्ज करें अपनी एक अलग पार्टी जम्मू कश्मीर में शुरू करते हैं, तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। एक अलग तरीके का वोट बैंक जो है, वोट डिवाइड को लेकर जो अलग रणनीति है वो कैसे तैयार होती है, तो बेहद इंटरेस्टिंग हो गया। देखिए, कांग्रेस का नुकसान तो जितना होना था वो असम के जो बीजेपी के सीएम है तब से जो जाना शुरू हुआ से लेकर अब तक युवा, एक्सपीरियंस्ड, और राहुल गांधी के लिए इतना खुल के गुलाम नबी आजाद जो 50 साल राजनीति कर चुके हैं, एक समय में उनको मैनेजर कांग्रेस भी कहा जाता था, और जिस तरीके से अमर सिंह को सपा के लिए कहा जाता था, जिस तरीके से अलग अलग उनकी डेफिनेशंस थी, आज उन्होंने इतना खुल के उनके सेक्रेटरी पीए तक की बात कह दी। तो ना तो यू टर्न का रास्ता बचा है, फेस सेविंग कांग्रेस करती रहे, लेकिन राहुल गांधी या तो कह सकते हैं वो कंफ्यूज है या कह सकते हैं वो एब्सोल्युटली क्लियर है। वो ये कह चुके हैं बार बार कि जो संघ की सोच वाला है, जो कांग्रेस के से डरता है, कांग्रेस में रहने से जिसको किसी भी तरह का डर है, वो पार्टी से बाहर का रास्ता देखे। और चाहे वो जयवीर शेरगिल एक युवा हो जिनको प्रवक्ता बनाया हो, या फिर गुलाम नबी आजाद जैसे सीनियर एक्सपीरियंस नेता हो, सब बाहर चले जा चुके हैं। G23 के लोग अब उनसे मुलाकात करेंगे और भी बहुत सारी चीजें। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर अभी पहले चर्चा कर लेते हैं। अदिति, जिस तरह से कश्मीर की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के यू टर्न को 24 घंटे के भीतर देखा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले कहा कि सभी 90 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार को उतारेगी। उसके बाद मुश्किल से 18 घंटे भी नहीं बीते, फारूक अब्दुल्ला सामने आते हैं और कहते हैं नहीं, हम गुपकर अलायंस के साथ जो हमारे सहयोगी हैं उनके साथ बने रहेंगे और हम दरवाजे खुले रखे हुए हैं, चुनाव आएगा तब तय करेंगे कि हम क्या करेंगे। और इस बीच हम देखते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद अपना इस्तीफा दे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो जम्मू कश्मीर से अपना ताल्लुक रखते हैं भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद की। हमने देखा है कि पंजाब में क्या हुआ था, कैप्टन अमरिंदर सिंह को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कोऑप्ट कर लिया था। गुलाम नबी आज़ाद को कोऑप्ट करने में भारतीय जनता पार्टी को कोई परहेज हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। आपकी सोच क्या कहती है? इसको एक एग्जाम्पल से कहा जाए तो बहुत अच्छा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने जो शह मात का खेल चलता है पॉलिटिकल, कि जहां पर ममता बनर्जी कट्टर विरोधी नरेंद्र मोदी की, कट्टर विरोधी केंद्र सरकार की, और जहां पर जो गवर्नर थे उनके साथ जिस तरीके से सरकार के और गवर्नर के संबंध रहे, और जब ये पता चला कि वो गवर्नर जो है पश्चिम बंगाल छोड़कर वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ेंगे, जहां पर ममता बनर्जी के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो चुनाव में भागीदारी रहकर वो कुछ नुकसान बनना उन्हीं को था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे थी। लेकिन एक मैसेज की राजनीति होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है कि चुनाव में भागीदारी होकर वो कुछ ना कुछ नुकसान कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को चुनाव से दूर रखा। और पर्दे के पीछे ये कहा गया कि क्योंकि मेरे से बिना पूछे कैंडिडेट विपक्ष ने तय कर लिया मार्gaरेट अलवाइस के, यानी कि ममता बनर्जी जैसी महिला जिनको कई बार एक बहुत लाइटर नोट में कहा जाता है कि फीमेल वर्जन ऑफ नरेंद्र मोदी है, स्ट्रैटेजी क्लियर है, तमाम चीजें हैं, उनको पता है कि लोगों के दिल में कैसे नहीं, चाहे वो सिर्फ बंगाल तक सीमित, नरेंद्र मोदी देश भर में सीमित है, देश भर तक फैले हुए। लेकिन यही स्ट्रैटेजी है। एनसी के साथ बिहाइंड द कर्टन्स ये पॉलिटिकल गलियारों में चलता है कि बातचीत चालू, बिल्कुल, जहां पर एनसी को लगता प्रेम है। कुमार जी हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अदिति, आप हमारे साथ बने रहे। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार जी, जो कांग्रेस की अभी स्थिति है उसने तो एक तरह से उजागर कर दिया है गुलाम नबी आज़ाद की चिट्ठी के बाद कि ये पार्टी शायद अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं बची है। आपको लगता है कि कांग्रेस के इससे बुरे दिन अब ना आ सकेंगे कभी? मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? क्योंकि मुझे साफ साफ सुनाई नहीं पड़ रहा है। जी मिल पा रही, बताइए प्लीज। आवाज नहीं आ रही। प्रेम कुमार जी, हम आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। आइए अदिति, कविता, हम आप बात एक बार फिर से शुरू करते हैं। ये जो कांग्रेस के दुर्दिन है अदिति, जिसको हम आज सामने देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तीनों विदेश में, और जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो अभियान शुरू करने से पहले इतना बड़ा झटका। अब भारत जोड़ो होगा या कांग्रेस तोड़ो होगा? बिल्कुल अजय जी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपदा में अवसर तलाश लिया है बीजेपी ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत 24 आपको दे रहा है। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी नेता मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस सुसाइड मोड पर है, लेकिन गुलाम नबी आजाद के लिए बीजेपी का दरवाजा खुल गया है। यह संकेत उन्होंने मीडिया के सामने आकर दिया। उन्होंने कहा अगर पार्टी मुझ पर यह जिम्मेदारी सौंपती है तो मैं खुद जाऊंगा और गुलाम नबी आजाद को अपनी पार्टी में लाने के लिए उनके सामने प्रस्ताव पेश करूंगा। अदिति, आपदा में अवसर बीजेपी। बिल्कुल, इसे आपदा में अवसर कह लें या फिर इसे कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर इन पॉलिटिक्स। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि तेलंगाना में केसीआर को किस समय बैकफुट पे लेकर आना है। बीजेपी को पता है कि झारखंड में किस तरीके से रणनीति चलनी, राजस्थान का एग्जाम्पल ले लें या फिर अभी हाल ही में जैसे कुलदीप बिश्नोई की एग्जाम्पल ले लें। ये जो भी देखिए, बीजेपी सिर्फ आपदा में अवसर ढूंढ रही है, इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस। कभी भी जब बिश्नोई 3 महीने तक चिल्ला के कहते रहे कि मैं वोट करने को तैयार हूँ लेकिन राहुल गांधी मुझसे मिले, यहाँ तक कि रणदीप सुरजेवाला को ये जिम्मेदारी दी। रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे कि अगर हरियाणा के बाहर का राज्य से कैंडिडेट लाया जा रहा है, वो हरियाणा के बाहर का होगा, तो मैं कुलदीप बिश्नोई से वोट कराऊंगा। ये बात रणदीप सुरजेवाला और राहुल गांधी के बीच में हुई और उन्होंने कहा मैं वोट कराऊंगा, लेकिन एक बार आप उससे मिल लीजिए। राहुल गांधी अड़े रहे कि पहले वो वोट करेंगे फिर मैं उनसे मिलूंगा, और आखिरकार कुलदीप बिश्नोई ने वोट नहीं किया। नुकसान किसका हुआ? कांग्रेस का हुआ। राहुल गांधी हो सकता है उस वॉर फुट पे हो कि अगर एक व्यक्ति बाहर जाना चाहता है तो चला जाए,
लेकिन राहुल गांधी को शायद ये समझना होगा, इसके लिए कहते हैं एक्सपीरियंस की कमी, कि टीम वर्क, अकेला आदमी कितना ही ताकतवर, टीम वर्क के बिना ना राजनीति और ना घर भी चलाना हो तो टीम वर्क की जरूरत होती है। यही कमी यहाँ पे दिखती है और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि किस समय कहां से बिल्कुल, कौन सी आपदा को अवसर। इसमें एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है, जब सत्ता संभाली भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई ने 2014 में, तो उस वक्त कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, इसका अलग अलग मायने निकाला गया और कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही साफ किया कि कांग्रेस जो आज़ादी दिलाने के लिए एक पार्टी के तौर पर गठित हुई थी, वो पार्टी वो नहीं है जो आज मौजूदा कांग्रेस है। और जाहिर सी बात है इसमें दो अलग कांग्रेस की बात हो रही है, इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत को इस परिदृश्य में देखना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का ये जो एक आकलन है कि कांग्रेस मुक्त भारत, इसके लिए तो शायद कांग्रेस ही सबसे आगे बढ़कर कह रही है कि हम पूरे देश से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, हम अपने आप को रखना ही नहीं चाहते राजनीति में। अन्यथा अगर आप देखिए तो 2013-14 के बाद से कांग्रेस पार्टी का जो पतन हो रहा है, उसके लिए तो खुद कांग्रेस के खवैया ही जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, और अगर मैं यहाँ पर एक, क्योंकि अजय सर आपने एक बात मेंशन करी कि हम कांग्रेस में सत्ता में रहना ही नहीं चाहते। जयपुर में महंगाई की एक रैली हुई थी, पहले वो दिल्ली में होनी थी, दिल्ली में परमिशन नहीं दी गई तो अशोक गहलोत ने जिम्मेदारी लेते हुए जयपुर में वो रैली की। उस रैली में राहुल गांधी का संबोधन हुआ और उस संबोधन में उन्होंने 2 बार ये बात कही कि मैं सत्ता का लालची नहीं हूँ, और जब मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मैं देश हित के लिए, जनता के लिए काम करना चाहता हूँ। जब वो मन से उतरे तो केवल एक ही बात सारे कांग्रेसियों के बीच में चर्चा में थी कि आप सत्ता में आकर ही जनता के लिए, जनता के साथ, और जनता अगर रहेंगे तभी जनता के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर आपको सत्ता चाहिए ही नहीं तो ये सब जो पूरी कांग्रेस को आपने देश भर में काम पे लगाया है, जिम्मेदारी करते हैं जो दी हुई है, अदिति, बहुत अहम बात आपने कही है कि खुद कोई जिम्मेदारी वो लेना नहीं चाहते, जिम्मेदारी से बचते हैं। जिन जिन चुनाव में उनके नेतृत्व में कांग्रेस उतरी है चुनाव में, वहां पर मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन जिम्मेदार लोगों को भी, अनुभवी लोगों को भी पार्टी में वो टिकने नहीं देना चाहते हैं। अगर यही स्थिति और परिस्थिति रही तो आने वाले वक्त में क्या कांग्रेस का वजूद ही खत्म हो जाएगा इस देश में? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ हमको रुकना होगा कुछ पलों के लिए। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी सवाल पूछेंगे। फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।